शालू बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ बताओ, लास्ट क्लास में हम काइनेटिक्स में कहाँ तक पहुंच गए थे और उसके आगे हमें स्टार्ट करना था काइनेटिक्स को। तो शायद कल हमने एवरेज रेट पूरा देख लिया था। क्या एवरेज रेट के मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिए थे बेटा, या कुछ बाकी था एवरेज रेट में? हाँ वो बताओ कि एवरेज रेट में कितना पार्ट बाकी था। हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए थे, या एक बार मैं देख ही लेता हूँ कि मैंने एवरेज रेट में आपको कितना पढ़ा दिया था। हम चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये काइनेटिक्स है और काइनेटिक्स के अंदर मैं लास्ट स्लाइड्स पर आ गया था। ओके, लास्ट स्लाइड में हमने ये ग्राफ अभी बाकी है, ठीक है, ग्राफ बाकी है। तो भाई ये मैं ग्राफ आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कशन लेते हैं बेटा पूरा ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ किस तरीके से हम देखेंगे। सुनिए, कल हमने ये कह दिया था कि मान लीजिए कि मेरे पास में अलग से मैं क्वेश्चंस उठाता हूं और फिर डिस्कशन करता हूं आप लोगों से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लुक, हम ये कह रहे हैं कि कल जब हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कशन किया था और हमने ये कहा था आपको कि जर्नली अगर हमारे पास में कोई रिएक्शंस है तो एवरेज रिएक्शन जो होती है वो पर्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल के बीच में हम प्लॉट करते हैं। और कल मैंने कहा था कि अगर मेरे पास में कोई रिएक्टेंट है और कोई प्रोडक्ट है तो मैं उसको किस प्रकार से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा था कि विलुप्त होने की दर और बनने की दर हमेशा बराबर होगी। विलुप्त होने के लिए माइनस साइन और प्लस अपेयर होने के लिए क्वेश्चन में प्लस साइन लगाया जाता है। क्लियर है क्या? आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने कल तुम्हें सिंपल एक एग्जांपल दिया था रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्लियर है? और इसका शायद T1 T2 पर लेकर के किया था। क्यों ना मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उठा लूं और सिंपल से एग्जांपल से आपको मैं वापस ये चीज समझाने की कोशिश करूं। क्लियर है बेटा? तो देखिए, ए के विलुप्त होने का वेग क्या होगा, बी के विलुप्त होने का वेग क्या होगा, सी के क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम उनके ऊपर जाते हुए अब सीधे पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्लियर है क्या? देखिए, कल मैंने ये कहा था कि जो मेरे पास में रेट होगी वो रेट होगी माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बेटा? विल इक्वल टू प्लस का डेल्टा पी, ये लीजिए, अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? और मैंने कहा था कि जो मेरे पास में आर है, जो मेरे पास में पर्टिकुलर आर है, आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस का, ये लीजिए, R2 माइनस R1, ये माइनस का तो चलेगा ही, अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है? इसी तरीके से प्लस मैं बात करूंगा P2 माइनस P1 की, अपॉन ये लीजिए T2 माइनस T1। क्लियर है बेटा? शालू जी, यहां तक हमने कल सीख लिया था, यही चीज थी ना बेटा? बस इतना बताओ कि अपन ने इतना कल सीख लिया था ना। और मैंने कहा था कि ये विलुप्त होने की दर और ये बनने की दर हमेशा बराबर होती है। यहां तक हम हमारा काम करके आ गए थे। क्लियर है बेटा? आज हमें जो स्टार्ट करना है इसके ऊपर प्रॉपर ग्राफ प्लॉट करते हुए स्टार्ट करना है। सुनो बेटा, अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस, ठीक है, ये लो, पहले अपन एक एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और एक एक ग्राफ को समझते हैं। ठीक है बेटा? और इसी ग्राफ के ऊपर अब हम सभी तरह के काम को समझेंगे। तो मैं अब आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में। किस किस के बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। देखिए, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, बकायदा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये चीज आई कहां से, पहले आप समझो। ठीक है ना? कि जैसे जैसे टाइम निकलता गया
वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई। तो मैं ये कह देता हूं कि यहां से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई होगी और एक पॉइंट ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे आ गई होगी। क्लियर है बेटा? अब बड़ा ध्यान से देखना कि मैं कर क्या रहा हूं। यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ये मान लेता हूं और जर्नली, क्लियर है बेटा, यहां पर ये लो, मैं ये मान लेता हूं। 2 पॉइंट देखना कि मैंने यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो R1 ले ली किसी टाइम T1 के ऊपर, और यहां पर कंसंट्रेशन मैंने ले ली बेटा R2 किसी टाइम T के ऊपर। तो डेफिनेटली ये ग्राफ इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से आएगा। डन है बेटा? तो डेफिनेटली क्या ये मेरे पास टाइम T1 बन गया और ये टाइम T2 बन गया है? यस या नो? तो बेटा अब जो ये डिफरेंस है मेरे पास में, ये मेरे पास में कहला रहा है डेल्टा टी। डन बेटा? और जो ये डिफरेंस है किसका, ये वाला जो डिफरेंस है ये मेरे पास में कहला रहा है डेल्टा आर। मेरी बात अब समझ में आ गई होगी कि डेल्टा आर क्या है और डेल्टा टी क्या है। क्लियर है बेटा? तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं निकालता हूं तो मेरे लिए ये एवरेज रेट आती है। क्लियर है बेटा? तो आर एवरेज विल इक्वल टू माइनस का डेल्टा आर, कम हो रही है धीरे धीरे रेट, अपॉन ये डेल्टा टी। क्लियर हुआ क्या बेटा? पहला ग्राफ समझ में आया? बोलो। और इसी चीज को क्या मैं आप लोगों को इस तरीके से माइनस का, ये लीजिए R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्या? बोलो बेटा, ये चीज समझ में आई? अब इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही थी और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या मैंने उसका आर एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर हम प्रोडक्ट के बनने की दर को निकाल लेते हैं, वो भी एवरेज। फिर हम आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। आ रही है बात समझ में? डेल्टा आर कौन सा है बेटा? ये इन दोनों के बीच का गैप है ना, ये डेल्टा आर है, ये वाला, ये डेल्टा आर है। समझ में आ रहा है बेटा? ये डेल्टा आर है। ठीक है? आओ अब इसी तरीके से मैं एक और ग्राफ तुम्हें प्रोडक्ट का समझा देता हूं। लुक, इसको समझना बेटा। क्लियर है? ये मैं प्रोडक्ट का ग्राफ यहां ले रहा हूं। ये लो, मैं यहां पर लिखता हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। आ रही बात समझ? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। लोग बेटा, मैंने ये कहा कि अब हो क्या रहा है बेटा? प्रोडक्ट बन रहा है। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई वैसे वैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ। क्लियर है बेटा? अब मैं कहता हूं कि पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर, ये लीजिए, डन बेटा, और पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर समझना मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट है और यहां पर भी मेरे पास में प्रोडक्ट है। डन है बेटा? तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को P1 कह दूं और इसको ये P2 कह दूं। तो लो बेटा, क्या ये यहां से यहां तक, लो बेटा, ये लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मैं ले लेता हूं तो क्या मेरे पास में टेम्परेचर T2 आएगा? ये लो बेटा T2। और इसी तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं ले लूं तो क्या ये टेम्परेचर T1 आएगा? ये लो टेम्परेचर T1। क्लियर है बेटा? तो जर्नली अब ये जो डिफरेंस मेरे पास में आया है, हाँ या ना बेटा, ये बन गया मेरे पास में डेल्टा टी। क्लियर बेटा? और मेरे पास में जो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, डन बेटा, ये मिल गया मेरे पास में, ये लीजिए, ये मेरे पास में मिल गया है
डेल्टा पी। क्लियर है बेटा? तो यहां से अब इन दो पॉइंट्स के बीच में कौन सा पॉइंट, एक ये रहा और एक ये रहा, यहां से मैं बात करता हूं तो मेरे को मिलता है आर एवरेज विल इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये लीजिए प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बेटा? बोलो बात समझ में आ रही है? और इसी चीज को मैं कह रहा हूं प्लस ये लीजिए P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो बेटा पहले ये चीज समझ में आई शालू जी, किस तरीके से हमने बेटा ये ग्राफ प्लॉट किए। अब आराम से आपको अच्छे से ये ग्राफ समझ आने चाहिए। क्लियर है? ये रिएक्टेंट के लिए था और ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ था। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक है बेटा। तो अब कुल मिलाकर के जब ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ और ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ, ठीक है ना? ज्योति जी बस स्टार्ट किया है, कल के आगे ये वाली चीज स्टार्ट की है ना बेटा? तो सिर्फ ग्राफ प्लॉट किए मैंने और कुछ भी नहीं, थ्योरी तो अब स्टार्ट करूंगा। रिएक्टेंट कम होता जा रहा है तो हम एवरेज रेट कैसे निकाल रहे हैं, ये रहा और ये रहा। क्लियर है ना? ये ग्राफ मेरे पास में रिएक्टेंट के लिए है, ये लीजिए ये ग्राफ किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। और ये ग्राफ मेरे लिए है प्रोडक्ट के लिए। तो अब देखना मैं धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा और सारा इसी ग्राफ में मैं सिखाता चला जाऊंगा। बड़े आराम से पहले ये दो ग्राफ देखो, आपने अच्छे से समझ लिए। क्लियर है बेटा? अब मैं इन्हीं ग्राफ को आगे बढ़ाता हुआ आपसे चीज डिस्कस करता जाऊंगा। क्लियर है? पहले अब मेरे पास में ये चीज आई है, क्यों ना बेटा मैं सबसे पहले यहाँ पर रेट की यूनिट निकालना स्टार्ट कर दूं, ताकि बाद में जाकर के मुझे प्रॉब्लम ना हो इनकी यूनिट्स पकड़ने में, और डायरेक्ट मैं यूनिट को आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। देखो बेटा इसकी यूनिट ये होगी, क्वेश्चन उठ करके ऐसे आएगा, उसको हमें ऐसे बनाना है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले क्यों ना मैं यहीं पे ही आप लोगों से डिस्कस कर लूं यूनिट ऑफ रेट। ये लो अगले पेज पे कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे एक एक चीज कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये लो, ठीक है ना? आओ हम अगले पेज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं किसका, रेट का। तो मैं बात कर रहा हूं यूनिट ऑफ रेट की, फिर आगे हम क्लास के अंदर और चलेंगे। तो देखो यूनिट ऑफ रेट, सबसे पहले अपन दर की यूनिट को डिफाइन कर ले। बात समझ में आ रही है? पहले मैं बात करूंगा आपसे एक्वस फेज के अंदर, किसके अंदर, नंबर 1 एक्वस फेज। फिर बात करूंगा गैसियस फेज के अंदर, और क्या कहा है आपने, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन पर यूनिट टाइम, या मैं कहूं टाइम टेकन कितना लग रहा है, टाइम टेकन। आराम से पहले छोटी छोटी यूनिटें सीखो, फिर बड़ी यूनिट अपन बनाना स्टार्ट कर देंगे। बेटा दोबारा समझा दूंगा अभी वापस, इंस्टेंटेनियस रेट लूंगा तो ये ग्राफ वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? चलो तो देखो, अब आप जानते हो कि जो कंसंट्रेशन होती है, जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर। ज्योति जी ग्राफ वापस करा दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए, है ना? हाथों हाथ अभी इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ेंगे तो वापस उन ग्राफ्स पे हम आएंगे, और उन्हीं ग्राफ्स के अंदर पॉइंट लेते हुए आपको मैं इंस्टेंटेनियस रेट बताऊंगा और न्यूमेरिकल वहीं से ही बनाना सिखाऊंगा, तो ग्राफ अपने आप वापस आपकी समझ में आ जाएंगे। लुक, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मैंने कहा ये लीजिए मोल पर लीटर अपॉन टाइम, डन है बेटा? तो जो मेरे पास में अब यूनिट बन करके आई है, अब उस यूनिट को अगर मैं देखूं तो क्या यूनिट बन के आ गई। लुक बेटा, ये यूनिट जो मेरे पास में बन करके आई है, ये यूनिट जो मेरे पास में बन करके आई है वो क्या हो गई बेटा, बड़ा ध्यान से देखना, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम नीचे से ऊपर गया तो अगेन क्या आ गया, टाइम इनवर्स। ये लीजिए ये टाइम इनवर्स। तो सबसे पहले रेट की यूनिट हमने पता कर ली कि रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स
टाइम इनवर्स। क्लियर है ना बेटा? अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं। मान लो रिएक्शन एक्वस फेज में ना होकर के गैसियस फेज में होती, तो मैं कह देता हूं इन गैसियस फेज, गैसियस फेज। और गैसियस फेज के अंदर हम सारी बात प्रेशर में करते हैं। तो चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, क्या लिखता मैं बेटा? रेट इज इक्वल टू, क्या लिखता? रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन, क्या लिखता? टाइम टेकन। ये लीजिए, तो सबसे पहले प्रेशर की यूनिट जो हमारे पास में होती है वो होती है एटमॉस्फेयर। क्या होती है बेटा? एटमॉस्फेयर। तो क्या मैं इसको एटीएम लिख दूं और अपॉन टाइम लिख दूं, तो 100% जो मेरे पास में यूनिट आएगी वो आएगी बेटा एटीएम अपॉन टाइम इनवर्स। ये लीजिए, पहले तो साधारण तरीके से हमने ये रेट बनाना सिखाया। अब मुद्दा ये है कि जब अपने को क्वेश्चन दिया जाएगा और जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्जन करवाएगा। आ गई बात? सब बोला कन्वर्जन कैसा साहब? कन्वर्जन कैसा होगा? मुद्दा ये है कि बेटा अपने को कंसंट्रेशन टर्म देगा और उसको प्रेशर में चेंज करवाएगा, प्रेशर की टर्म देगा और कंसंट्रेशन में चेंज करवाएगा। तो अपने को ये दोनों यूनिट आपस में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है? तो मैं यहीं से ही आप लोगों के लिए पहले नोट डाल देता हूं और नोट डाल करके इसी चीज को हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर, कन्वर्जन ऑफ, आ रही बेटा बात समझ? कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर, ये लो, कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी प्रेशर दे दे और कंसंट्रेशन में करवा ले। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अगर गैसियस फेज में रिएक्शन है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। डन है बेटा? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और क्या मेरे पास में एन अपॉन वी जो होता है मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन होती। तो क्या मैं आसानी से इस चीज को यहां एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या? P इज इक्वल टू सी आर टी। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है मेरे पास में वो एन अपॉन वी है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और मैंने तुम लोगों को सिखाया जब भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करो दुनिया के किसी भी न्यूमेरिकल्स में, दुनिया के किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर आप यूज में ले रहे हो तो हमेशा आर की वैल्यू को, हमेशा आर की वैल्यू को 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स डाल करके काम में लेना। और इसका भी जुगाड़ मैंने सिखा रखा है, 1/12 लिख करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। क्लियर है क्या बेटा? आ रही है बात? तो अब तुम देखो C इज इक्वल टू, क्या मैं इसको RT अपॉन P कह सकता हूं क्या? C इज इक्वल टू, आ गई बात समझ में? सॉरी मैंने गलत कर दिया। C इज इक्वल टू P अपॉन R और T आ गया क्या? क्लियर है बेटा? तो अगर काम किसी कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर पे कर रहे हो, वैसे भी ये कांस्टेंट और वैसे भी T पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर कांस्टेंट पे करोगे तो ये सारी कांस्टेंट टर्म हो गई। तो प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आ गया क्या? तो इस चैप्टर की सबसे बढ़िया खासियत यही है, आप सारी चीजों को कंसंट्रेशन में लेते हुए चलो। जिस तरीके से कंसंट्रेशन का क्वेश्चन करते हो उसी तरीके से चलो, बस कंसंट्रेशन की जगह लास्ट में प्रेशर रख देना तो वो सारे गैसियस रिएक्शन में हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। बोलो बेटा बात समझ में आई? तो अगर अब मुझे यहीं पर ही समझना रेट लिखनी होती, क्लियर है क्या? मेरे पास में रेट क्या थी? ये लो, रेट इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अगर ये मेरे पास में चीज थी तो प्रेशर की टर्म में क्या मैं डेल्टा अपॉन, अब इसको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू ये लो 1 अपॉन आर टी लिख करके सॉल्व कर लेता क्या?
हाँ या ना? इसको 1/RT लिख करके बेटा मैं सॉल्व कर सकता था क्या? तो ये देखो, पहले तो अपन ने साधारण यूनिट बनाना स्टार्ट किया, और साधारण यूनिट से अगर मैं रेट को एक्सप्रेस करूं तो क्या मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या? ये लो, डन बेटा, ये लो, ये थोड़ा सा साफ नजर आए तो क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या? तो कुल मिलाकर के मुद्दा अब ये समझ में आया कि एवरेज रेट क्या होती है। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, भाई किसी भी रिएक्शन को होने में 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, तो 10 से 15 मिनट का जो गैप है, उस गैप के अंदर रिएक्शन कितनी हो गई उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? एवरेज रेट। और एवरेज रेट को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैं बता दिया। अब मैं आपके लिए वापस लिख देता हूं एवरेज रेट। एवरेज रेट डन है बेटा? देखो, और एवरेज रेट को जनरली जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो क्या करते हो? रेट मेजर ओवर ए फाइनाइट टाइम। मैं यहां पर लिख देता हूं रेट मेजर ए फाइनाइट टाइम इंटरवल। क्लियर है क्या बेटा? रेट जो आप मेजर कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो? आ रही बात समझ में? ओवर ए फाइनाइट इंटरवल। क्लियर है? तो मैं ओवर ए फाइनाइट लिख देता हूं। मेजर ओवर ए फाइनाइट इंटरवल। आ रही बात सुन? एक पर्टिकुलर कोई इंटरवल दिया गया होगा, ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। किसका बेटा? ऑफ टाइम। एक टाइम का फाइनाइट इंटरवल आपको दिया गया होगा, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय नोइंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट डिफरेंट टाइम। ये लीजिए, ये तो पहले चीज हो गई। अब मैं इसी चीज को तुमको ये कहूं, और इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनाना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। इधर देखो, मैंने ये कहा कि जो रेट मेरे पास में एवरेज है उसको मैंने यूं लिखा था, और मैंने तुम लोगों को कहा था कि आप माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है ये पूरी चीज मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, और प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ अपेयरेंस। मान लो कि ये चीज है। अब मुझे ये कह दिया कि मान लो कि मैंने एक इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया, और यहां से कोई ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया। मान लो कि ये इस पॉइंट के ऊपर और ये इस पॉइंट के ऊपर कोई ग्राफ प्लॉट हो रहा है। ठीक है बेटा? ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। बड़ा ध्यान से देखना। मैं ये कह देता हूं कि भाई ये मेरे पास में 50 कंसंट्रेशन और ये मेरे पास में 10 कंसंट्रेशन। ये R1 और वो R2, ये दो कंसंट्रेशन मेरे पास में है। क्लियर है क्या बेटा? एक 50 पर मोल लीटर और वो। तो मैं ये कह देता हूं कि भाई इसको कन्वर्ट होने में ये लीजिए 10 मिनट का टाइम है, और इसको टाइम 20 मिनट का है। तो एवरेज रेट क्या होगी? अब जो मैं यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो निकालूंगा वो आर एवरेज ही तो आएगी। ये लीजिए, आर एवरेज ही तो आएगी। और अब अगर मैं आर एवरेज निकालता हूं तो फॉर्मूला मेरे सामने ये रहा। क्लियर है क्या बेटा? तो जनरली R2 माइनस R1 करूंगा, रिएक्टेंट है घट रहा है, तो देखिए माइनस, अब बताओ टाइम का जो इंटरवल है वो 20 माइनस 10 आएगा सबसे पहले, तो T2 माइनस T1, और ऊपर क्या आएगा? R2 माइनस R1। तो R2 कितना है? 10 माइनस का 50। ये लो बेटा, आया कि नहीं आया? तो ऊपर मेरे पास में बच गया माइनस और माइनस मिलकर के, ये माइनस अंदर माइनस का 40, ये लो, और अपॉन नीचे आ गया 10, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस 10 कट गया, तो ये लो 4, और ये जो 4 आया और अभी भी आपने यूनिट लिखी है। क्लियर है क्या? तो ये जो 4 आ गया मेरे पास में, क्या वो मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया क्या? टाइम को मैं सेकंड में ले लूं तो क्या ये मीटर पर सेकंड आ गया क्या? सिंपल सा तरीका, ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल से आप लोगों ने निकाल लिया है। ये लो, आ रही बात समझ? क्लियर है क्या बेटा? बोलो। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। तो ये फाइनाइट टाइम के अंदर जो आपने चीज को निकाला वो आप लोगों के समझ में आ गया।
डन। अब अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। तात्कालिक क्या होती है? एवरेज रेट क्लियर। तो अब अपन बात करें ताक्षणिक वेग की। सेकंड, ये नंबर 1 था हमारे लिए, जिसको हम प्रूफ करके आ गए थे, और यहीं से हमने सारी चीजें बात कर ली थी। अब मैं बात करता हूं बेटा आपसे इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस क्या बात है, लिखा क्यों नहीं जा रहा है भाई? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट हिंदी में कहते हैं ताक्षणिक वेग। क्या कहते हैं बेटा? ताक्षणिक वेग। अब ताक्षणिक वेग का पहले तो मतलब समझो। एक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में 15 मिनट लग रहे हैं। मैंने पूछ लिया भाई 7 मिनट में अभिक्रिया की सांद्रता क्या है, 5 मिनट पर अभिक्रिया की सांद्रता क्या थी, 4 मिनट पर अभिक्रिया की सांद्रता क्या थी। तो एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया मैंने आपको, जबकि ये तो एक टाइम इंटरवल है। एक टाइम इंटरवल से पहले ही मैंने आपको कह दिया कि नहीं तुम तो मुझे बताओ 4 मिनट में अभिक्रिया की दर क्या थी। तो वो निकाली जाएगी किसमें बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट में, जिसको अपन कहते हैं ताक्षणिक वेग। हिंदी में भी लिख देता हूं, ताक्षणिक वेग। ये लीजिए, आ रही है बेटा बात समझ में? क्या कहलाएगा? ताक्षणिक वेग। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग। पहले मैं ये लिख देता हूं हिंदी में, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग। बोलो, पहले तो ये चीज समझ में आएगी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख दिया बेटा मैंने। ताक्षणिक वेग क्या है? किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग। क्लियर है क्या बेटा? द रेट एट ए पर्टिकुलर इंटेंस। अब मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो तुम लोगों को सारी चीज समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? बोलो ना, यहां तक समझ में आ गई? तो मैं ये कहूंगा अब इस चीज को, क्लियर है? द रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, द रेट at a particular, आगे बात समझे, इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर क्षण पर, आ रही है बात समझ में? is called the instantaneous rate, is called the instantaneous rate। ये लीजिए। अब बोले निकालेंगे कैसे? इट इज एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। और हमेशा याद रखना बेटा, ये एग्जैक्ट रेट होती है। मैं लिख देता हूं, इट इज एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं, खाली समझने का काम है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब सुनना, मैं इसको निकालूंगा कैसे, बड़ा आराम से। जो मैंने एवरेज रेट निकाली है, क्लियर है क्या बेटा? अगर मैं उसी के अंदर एक टाइम इंटरवल को अप्रोचेस टू जीरो कर दूं, लिमिट लगा दूं, टाइम अप्रोचेस टू जीरो, तो मेरे पास में तुरंत ताक्षणिक वेग निकल करके आ जाता है। बोले कैसे? तो रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट, और ये वास्तव में क्या होती है? एग्जैक्ट रेट होती है। तो मैं कह रहा हूं कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग लिमिट ऑफ एवरेज रेट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। क्या कहा मैंने? बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। मैंने कहा कि मेरे पास में ये आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है। ये तो आर एवरेज रेट है। अब मैं इसमें कर क्या रहा हूं बेटा? लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। मैं कैसे कर रहा हूं? इधर देखना, आर एवरेज, और मैं लिमिट ले लेता हूं, ये लीजिए, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो डेल्टा सी अपॉन जो डेल्टा टी है, अब अगर ये लिमिट अप्रोचेस टू मैं
जीरो लगा देता हूं, क्या कर देता हूं बेटा, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो लगा देता हूं, तो ये मेरे पास में बन जाता है आर इंस्टेंटेनियस वेल इक्वल टू माइनस प्लस ये डीसी अपॉन dt। कहानी सारी की सारी वही है, सिर्फ और सिर्फ समझने का फर्क है कि वो डेल में था और ये डी में था। क्लियर है क्या बेटा, बोलो, ये चीज क्लियर हुई क्या, आ गई बात समझ में, ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई आपको। तो अब अपने को यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही तो खींचनी है, क्लियर है। अब वो टेंजेंट क्या है हम उसी चीज को समझ लेते हैं कि ये जो आर इंस्टेंटेनियस आपने लिखा है डीसी अपॉन dt, इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा और एक आई कहां से है। तो मैंने क्या किया, जो एवरेज रेट में टाइम था उस टाइम को अप्रोचेस टू जीरो कर दिया। क्लियर है बेटा, आ रही है बात समझ। तो जैसे लिमिट अप्रोच हुआ तो ताक्षणिक वेग मेरे पास में क्या आया, माइनस प्लस डीसी अपॉन dt। यहां पर भी नेगेटिव साइन विलुप्त होने की दर को बता रहा है और पॉजिटिव साइन उत्पाद के बनने की दर को बता रहा है, मतलब एक रेट ऑफ अपेयरेंस और एक रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। मुद्दा क्लियर है, यहां तक मेरी बात समझ में। तो सुनना, अभी मैं इसके ग्राफ पर आऊं और आपको ये चीज पूरी एक्सप्लेन करूं, तो वास्तव के अंदर अगर अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, जो कि मैं वापस पीछे वाले ग्राफ में आ रहा हूं, ज्योति जी अब समझिएगा कि अगर इसी चीज को मैं इंस्टेंटेनियस में लेके आता हूं, क्लियर है क्या बेटा, तो ताक्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समय अंतराल को घटाकर मैं शून्य की ओर लेकर के जा रहा हूं, हाँ या ना, क्लियर है। और सांद्रता का मैं क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर सीमांत मान, एक पर्टिकुलर सीमा में याद कर रहा हूं, तो ये सांद्रता का सीमांत मान आ गया क्या, मुद्दा मेरा क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है बेटा। तो सांद्रता का सीमांत मान मुझे याद कर रहा है। अब उस ग्राफ के ऊपर अगर मैं सीमांत मान को निकालूं तो वो कैसे निकालूं, एक पर्टिकुलर लिमिट मैंने डाल दी, अब इस लिमिट में निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं ये कहता हूं कि नाउ ए टेंजेंट ड्रॉ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ द गिवन रेट इज रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहा मैंने, आओ मैंने ये ग्राफ प्लॉट की है। अब इस ग्राफ के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि बेटा यहां पर पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लीजिए कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक इस तरीके से स्पर्श रेखा डाल दी, एक टेंजेंट डाल दिया, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ के ऊपर मान लो कि मैंने ये एक स्पर्श रेखा डाल दी, क्लियर है क्या बेटा, और इस स्पर्श रेखा पर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ही तो कर रहा हूं मैं, तो जो इसका स्लोप होगा वही मेरे लिए क्या कहलाएगा, जो अभिक्रिया का मतलब इस टेंजेंट डालने के बाद, स्पर्श रेखा डालने के बाद जो मैं ढाल निकालता हूं वही ढाल मेरे पास में क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। कि पर्टिकुलर किसी भी टाइम के ऊपर जब आपने इसका वेग निकाला तो वो क्या था, वो ताक्षणिक वेग था। तो अब अगर मैं आपसे डिस्कस ये कर लूं कि भाई अब ये बड़ा ध्यान से समझना कि अगर मैं इसको इस तरीके से और इस तरीके से लूं तो मेरे पास में ये पॉइंट आर इंस्टेंटेनियस बन गया, और ये इंस्टेंटेनियस बनकर के माइनस का डीसी अपॉन इस तरीके से dt बनेगा, क्लियर है क्या। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास में अगर मैं इसको लूं तो ये मेरे पास में डीसी आएगा और ये मेरे पास में टाइम इंटरवल dt आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां ले रहा हूं, क्लियर है बेटा, यहां ले रहा हूं तो इस पॉइंट को समझना, ये लो इस पॉइंट को समझना कि ये मेरे पास में dp आ गया और ये मेरे पास में टाइम dt आ गया। तो मैं यहां पर r इंस्टेंटेनियस इस तरीके से लिखता हुआ माइनस प्लस d और ये लो कंसंट्रेशन dc अपॉन dt इस तरीके से लिखूंगा, क्लियर है। अब सुनना कि जो पहले हमने ग्राफ खींचा था वो एवरेज रेट में था, ये मेरे पास में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ था, क्लियर है क्या बेटा। मान लिया कि रेट R1 और यहाँ R2, कंसंट्रेशन रेगुलर डिक्रीज हो रही है, किसी टाइम T1 के ऊपर रेट R1 थी और किसी टाइम T के ऊपर रेट R2 थी। तो ये जो टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1, ये मेरे पास में डेल्टा T, और R2 माइनस R1 मेरे पास में डेल्टा R। तो मैं कह रहा हूं
कि कोई रिएक्शन मान लो 10 मिनट में हो रही है, 15 मिनट में हो रही है, 20 मिनट में हो रही है, तो ये टाइम इंटरवल हो गया क्या? इस टाइम इंटरवल के अंदर अगर मैं रेट कैलकुलेट करता हूं तो वो मेरे लिए कहलाती है बेटा एवरेज रेट। और पर्टिकुलर किसी टाइम के ऊपर अगर मैं रिएक्शन निकालता हूं तो इसी ग्राफ के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा और उस स्पर्श रेखा का ढाल ही मेरे पास में क्या होगा बेटा, उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग होगा और ये एग्जैक्ट वेग होगा। तो मैंने यहां पर एक स्पर्श रेखा डाली और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है माइनस dt अपॉन dt, ये मेरे पास में क्या आ गया बेटा, ये लो मैं यहां पर पहले सिंपल प्लस लगा दूं, कंफ्यूज मत होना, बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास में ये क्या आ गया बेटा, एक अभिक्रिया का आ रही है बात समझ, ताक्षणिक वेग वो अभिकारक के लिए और ये उत्पाद के लिए। पहले इतना बताओ, चीज समझ में आ गई आप सभी के? ज्योति जी वगैरह आप सभी के बेटा चीज समझ में आ गई? तो फिर मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूं। ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर? अगर क्लियर है तो देखिए, अब हम यही तो बात कर रहे हैं। तो अब किसी अभिक्रिया के लिए मैं अगर आपको कहूं कि भाई ताक्षणिक वेग बताओ और इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे एक्सप्रेस करोगे वो बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? यहां तक बिल्कुल क्लियर? बोलो। क्लियर है बेटा? तो जनरली इसी तरीके से जैसे मैंने पीछे ये क्वेश्चन बनाया था, अब मैं किसी अभिक्रिया के लिए ऐसा ही एक क्वेश्चन बना सकता हूं और उस क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़ता हुआ मैं आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है? तो बड़ा ध्यान से देखिए, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मान लो कि ए से बी, ये ए है और ये बी है, कोई भी दो, इसको मैंने रिएक्टेंट कह दिया और इसको मैंने प्रोडक्ट कह दिया, तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे एक्सप्रेस करूंगा? आ गई बात समझ में? द इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे एक्सप्रेस करूंगा? तो इसकी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी? सबसे पहले तो मुझे ये सीखना है। और मान लो कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बना लूं, तो ये देखो, ये देखो, मान लो ये इस तरीके से मेरे पास में टाइम इंटरवल हो गया और ये इस तरीके से मेरे पास में कोई भी रेट आ गई, ये कंसंट्रेशन हो गई और ये मेरे पास में कोई टाइम इंटरवल हो गया। डन बेटा? तो वो तो कंसंट्रेशन हो गई, टाइम हो गया। अब मान लो कि मैंने ये यहां से इस ग्राफ को ऐसे लिया, डन? हाँ या ना? जो कि पीछे कर रहा, क्लियर है क्या बेटा? अब पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक स्पर्श रेखा डाल दूं, ये लो, एक स्पर्श रेखा डाल दूं और इस स्पर्श रेखा का अगर मैं स्लोप निकाल लूं, तो मेरे पास में जो आएगा वो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक वेग आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं आर एवरेज, तो बेटा पहले समझना, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो हो गया है इसका एवरेज। लेकिन जैसे ही मैं आर इंस्टेंटेनियस लिखता हूं तो माइनस का डी ए अपॉन डी टी विल इक्वल टू प्लस डीबी अपॉन डी टी। बोलो, इतनी चीज क्लियर कि किस तरीके से किसी अभिक्रिया के लिए इंस्टेंटेनियस रेट को शो किया जाएगा? यहां तक चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट को बड़े आराम से शो कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो सुनना, मान लो कि मेरे पास में कोई अभिक्रिया है, ये ले लेता हूं मैं N1A प्लस N2B अप टू सोवन, मुझे इससे मिल रहा है, ये लीजिए M1C प्लस M2D। तो इसके लिए अगर मैं R एवरेज लिखता हूं सबसे पहले, तो क्या लिखूंगा? -1 अपॉन N1, कल सिखाया था, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। क्लियर है? इस यूनिट के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बड़ा ध्यान से समझना, मैं न्यूमेरिकल्स क्लास में ही कराऊंगा इस टाइप के। इस तरीके से माइनस का 1 अपॉन N2, ये लीजिए डेल्टा B
अपॉन डेल्टा टी, ये लीजिए। अब मैं कहता हूं कि +1 अपॉन m1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी विल इक्वल टू +1 अपॉन m2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये लो, ये तो क्या हुई, इसकी एक एवरेज रेट आप लोगों ने लिख दी है। अगर मैं अब आपसे कहूं कि नहीं भाई इसकी आर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, ये लो, तो इंस्टेंटेनियस माइनस का 1 अपॉन n1, ये लो डी ए अपॉन डी टी। क्लियर है क्या? और ये माइनस का 1 अपॉन n2, ये लीजिए dB अपॉन dt। क्लियर? इसी तरीके से मैं अगर कहूंगा तो प्लस का 1 अपॉन m1 dC अपॉन dt। क्लियर है बेटा? और इसी तरीके से +1 अपॉन m2 dd अपॉन dt। तो ये दोनों को एक्सप्रेस करने का पहले तरीका तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर? कि किसी भी तरीके से एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। वहां डेल लगता है और यहाँ डेल्टा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पर निकाली जा रही है और वो किसी टाइम इंटरवल में निकाली जा रही है। आ गई बात समझ में? अब तीसरी होती है हमारे पास में इनिशियल रेट। तीसरी कौन सी होती है? इनिशियल रेट होती है। अब वो इनिशियल रेट है क्या? द रेट ऑफ ए रिएक्शन स्टार्ट, जहां पर अपन क्या कह रहे हैं, t इक्वल टू क्या हो हमारे पास, 0, टाइम 0 इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आओ मैं इसको भी थोड़ा सा तुम लोगों को समझा देता हूं, फिर इसके बाद हम सीधा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक जो टर्म थी, बिल्कुल बेटा देखो मैं आपको बिल्कुल 11th के तरीके से समझा रहा हूं। मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड तरीका तो मैं बाहर ला ही नहीं रहा हूं कि जिससे इस चीज को समझाया जाए। ठीक है ना? वो फिर लेवल हो जाता है। तो आप इन थोड़ी थोड़ी चीजों को समझ लो। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे ही तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको समझो। फिर अपन इसके ऊपर बढ़िया से न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इनिशियल रेट के ऊपर ही मैं रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल्स आपको बना करके दिखा देता हूं। क्लियर है क्या? देखो मैंने क्या कहा कि जो मेरे पास में थर्ड होती है, पहली होती है एवरेज रेट, दूसरी होती है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हम ताक्षणिक वेग कहते हैं, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। तो तीसरी मेरे पास में आ रही है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट। अब ये जो इनिशियल रेट है, आ रही है बात समझ में? इनिशियल रेट, द रेट ऑफ ए रिएक्शन। मैं क्या कह रहा हूं बेटा? द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 के ऊपर, टाइम के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट होती है, इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। समझना? मैंने क्या कहा कि अगर मैंने इस तरीके से कोई ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, ये लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट। मान लो कि कोई पॉइंट ए है और यहाँ t इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 पर रिएक्शन क्या होती? स्टार्ट। क्लियर है? तो यहां पर जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये लीजिए, अब धीरे 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 वो कम होना स्टार्ट होगी, और मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट इस तरीके से ले ली है। तो ये मेरे पास में क्या कहलाएगी बेटा? इनिशियल रेट। तो मैं कह रहा हूं कि एट पॉइंट ए, ठीक है ना, इस पॉइंट ए के ऊपर ये पॉइंट ए ले लिया, और मैंने ये क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ। टेंजेंट मतलब एक स्पर्श रेखा को मैंने डाल दिया है। आ गई बात? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो इस स्पर्श रेखा का ढाल है, स्लोप। क्लियर है क्या? जो मैंने ये स्पर्श रेखा डाली है, आ गई बात समझ? इस स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाएगा बेटा? ये, अरे इनिशियल रेट। इनिशियल रेट। क्लियर है क्या? इस स्पर्श रेखा का ढाल, जो स्लोप आपने लिया है, वो स्लोप ही क्या कहलाएगा? इनिशियल रेट। तो मैं ये कहूंगा कि आर इनिशियल विल इक्वल टू, समझने की कोशिश करना, जो चीज आप पीछे करके आए हो वही। क्लियर है क्या? प्लस माइनस, ये लीजिए
डीसी अपॉन dt, सेम वो का वही लिखा, और साथ में किस पर ले रहा हूं बेटा, पर्टिकुलर टाइम t इजिकल टू 0 पर। तो क्या मैं यहां पर t इजिकल टू 0 लगा दूं? तो इस तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन को, मतलब इनिशियल रेट को एक्सप्रेस किया जाता है। मुद्दा समझ में आया? अब एक छोटा सा क्वेश्चंस बना करके दिखाता हूं। इस पूरी चीज के ऊपर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बनाता हूं कि सर इसको सॉल्व करने के लिए अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। क्लियर है क्या? तो देखो ये क्वेश्चन, और ढंग से समझना कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। ध्यान से देखो तो ये डिफरेंशियल हो रहा है। क्या हो रहा है? एक डिफरेंशियल हो रहा है। इस चीज को देखिए, मैं क्वेश्चंस बनाता हूं। ये लीजिए, इस चैप्टर का पहला नंबर का एक क्वेश्चन बना रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन ये लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन आर परसेंट डिक्रीजेस विथ टाइम, डिक्रीजेस विथ टाइम। टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? एज फॉलो, एज फॉलो। बोले कैसे हो रही है? अब इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको कि C इज इक्वल टू 5 प्लस 30t, एक इक्वेशन दे रहा हूं। आ रही बात समझ? माइनस का 5t स्क्वायर, ये लीजिए बना दी मैंने एक इक्वेशन कि जो कंसंट्रेशन है वो 5 इंटू 30t माइनस का 5t स्क्वायर। कैलकुलेट इनिशियल रेट, क्या कह रहा हूं, कैलकुलेट इनिशियल रेट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बताइए 2 सेकेंड पर इस अभिक्रिया की प्रारंभिक दर क्या थी? आ गई बात समझ में? अब मुझे तो ये निकालना है, सी मुझे दे दी, फार्मूला देखो बेटा ये रहा ऊपर। इसलिए देख करके ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आंसर आता है। क्या करना है, आंखों के सामने है, सब कुछ चीज तुम्हारी आंखों के सामने है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, सबसे पहले तो ये लो डीसी अपॉन dt, और डीसी अपॉन dt कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 5 का तो 0, इसका हो गया 30, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t से कट गया 1, और ये आगे आएगा तो 10, और ये t, ये लो। ये डिफरेंशियल करना तो तुम आराम से अच्छी तरीके से जानते हो। क्लियर है क्या बेटा? अब नंबर 1, पहले तो ये चीज आ गई। अब मुझे पता है कि डीसी अपॉन dt की रेट को अगर मैं लूं t बराबर 0 पर, तो t की वैल्यू को 0 रख दूं तो ये आंसर आ गया 30। कहानी खत्म। नंबर 2, अब मुझे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी अपॉन dt, और बेटा t इजिकल टू 2 पर ले रहा हूं, ठीक है क्या? तो 30 माइनस t की जगह 2 रख दूंगा तो 20, हाँ या ना? तो बताओ क्या मेरे पास अब इसका आंसर 10 आ जाएगा क्या? ये पहले ये बताओ, ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया, क्या ये तुम लोगों को बेटा समझ आ गया? फिर अब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से इनके फॉर्मूले ड्राइव करना सिखाता हूं। मैं मेरे ओरिजिनल तरीके में आता हूं। पहले ये बताओ, ये बेसिक चीजें जो थी वो समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? ये बेसिक तरीके, मान लो कल को तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे देता और इनिशियल रेट निकालो, तो एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन क्लिक नहीं करेगा कि t बराबर 0 होगा या फार्मूला ये होगा। तो वो देखो t बराबर 0 पर तो मैंने निकाल लिया 30, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियल रेट एट t बराबर 2 सेकेंड। तो कुछ ही नहीं करना, t की जगह 2 रख दो, सीधा आंसर निकाल लो। ज्योति जी क्लियर है बेटा? तो आइए रिलेशनशिप इन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास में जो चीज है वो क्या है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन, आ रही है बात समझ में, रेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आ रही बात समझ में, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट
स्पीशीज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। भाई कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से, बिल्कुल छोटी सी चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में ये ए और ये मेरे पास में बी, डन, ये ए है और ये बी है। अब इनिशियल, और इनिशियल के ऊपर आप जानते हो कि टी बराबर 0 होता है। मान लीजिए कि मैंने इसकी रेट को लिख लिया ए नॉट, टी बराबर 0 पर जर्नली अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसके मोल होंगे Ag, और रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो बी के कुछ भी मोल नहीं बनेंगे, जो कि हम सब जगह पढ़ के आए हैं। अब मैं बना लेता हूं कि T इजिकल टू टी, टेम्परेचर मैंने कितना ले लिया बेटा, T इजिकल टू टी, और मैं ये कहता हूं कि T इजिकल टू टी में से ये कुछ कम हुआ तो डेफिनेटली ये कुछ बना। तो T बराबर 0 पर ये क्या था, A नॉट, तो T बराबर T के ऊपर क्या मैं लिख सकता हूं, क्या AT, तो बेटा A नॉट माइनस एक्स इजिकल टू AT आ जाएगा क्या, क्योंकि T बराबर T के ऊपर मान लिया कि ये AT, तो AT किसके बराबर आ गया, A नॉट माइनस एक्स के। क्लियर है क्या? और ये मेरे को मिल रहा है x, तो क्या मैं इसको BT लिख सकता हूं क्या, टाइम T के ऊपर बनने वाले B की मात्रा BT और A के ऊपर A नॉट माइनस एक्स। समझ आ रहा है? हाँ या ना? यहीं से अब तुम्हारे को चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? इनिशियल के ऊपर मैंने मान लिया कि इसके मोल थे A नॉट, B कुछ भी नहीं बना। फिर बेटा टाइम T के ऊपर इसमें से कुछ कम हुआ तो ही B बनना स्टार्ट हुआ। तो टाइम T के ऊपर मैंने मान लिया कि ये AT, तो वास्तव में AT क्या है, A नॉट माइनस एक्स। क्लियर बेटा? यहां तक बोलो। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम मुझे रेट ऑफ ए बताओ, रेट ऑफ बी बताओ, चाहे एवरेज पूछ लूं, चाहे इनिशियल पूछ लूं, चाहे इंस्टेंटेनियस पूछ लूं, तो अब तुम्हें रिलेशन निकालना आना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा है रिलेशन। आओ अब मैं इसको कैसे और सॉल्व कर रहा हूं वो देखो। क्लियर है क्या? तो मैं तुमसे अगर कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ए की बात कर रहा हूं तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, हाँ या ना? क्लियर है? और इसी तरीके से मैं पूछ लूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, तो क्या मैं इसको प्लस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा क्या, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? दोबारा समझा दूंगा बेटा, पहले इसको देख लो, ये एटी क्या है और ये चीजें क्या है, क्या चीज दोबारा समझनी है वो बोलो। तो देखो और समझो, इसको भी और इसको भी। अब आप जानते हो जो ए है वो किसी टाइम t0 पर, किसी टाइम t पर निकालूंगा, तो जो फार्मूला तुम लिखते हो वो नीचे t2 माइनस t1 आता है। क्लियर है क्या? तो देखो यहां पर टाइम t ये रहा और 0 ये रहा, ऊपर अगर डालूं तो अब क्या आएगा, AT माइनस A0, यही तो आएगा। तो माइनस साथ में, और यहां पर लिखूंगा AT माइनस A0, अरे यही तो लिखूंगा AT माइनस A0। डन। किसी टाइम t बराबर 0 पर मैंने लिया A0, किसी टाइम t के ऊपर मैंने लिया AT, तो T2 माइनस T1 और R2 माइनस R1 ये मैंने रख दिया। अब जैसे ही ये रख दिया तो AT की वैल्यू तो ये रही, A नॉट माइनस एक्स, हाँ या ना? क्लियर है क्या बेटा? तो AT इजिकल टू AT माइनस A0, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का AT माइनस A नॉट अपॉन T, यही तो लिखूंगा। इसी तरीके से बी में आओ, और बी में अगर अब मैं तुमसे डिस्कशन करता हूं तो देखिए प्लस BT माइनस B0 अपॉन T माइनस 0, और इसको क्या लिखूंगा,
बीटी अपॉन टी, यही आएगा क्या विथ पॉजिटिव साइन। ये तो एक सिंपल सा एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। अब इसको और सॉल्व करूं तो बड़ा ध्यान से अब समझना, मुद्दा खेल का अब है, ताकि आपको यार ये रेट वेट निकालने का चक्कर सारी समझ में आ जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि वो चीजें अपॉन में क्यों लेके जाते हैं। फिर डायरेक्ट लिखना सीखना, फिर हम हमारा यहाँ पर टाइम खर्च नहीं करेंगे। आ रही बात समझ? तो मैं बात कर रहा हूं, अब देखना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो कि मेरे पास में ये रही ऊपर। अब इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैंने यही तो लिखा है माइनस का डी ए अपॉन डी टी। ये मेरे पास में क्या थी बेटा, एवरेज, और अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो मेरे पास में ए वो ये रहा, तो माइनस का डी अपॉन डी टी लिख दूं और ये ब्रैकेट, माइनस का डी अपॉन डी टी और ये ए ब्रैकेट। अब ए में क्या है मेरे पास, ये लो साहब, 80 माइनस का ए जीरो, तो क्या बेटा माइनस का डी अपॉन डी टी और 80 की वैल्यू ये रही, क्या रही, ए नॉट माइनस एक्स माइनस का ए नॉट, आया ना। तो देखो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कुल मिलाकर के क्या बना, dx अपॉन dt। इसीलिए बेटा सारी किताबों के अंदर जो रेट लिखी हुई होती है उसको dx अपॉन dt लिखते हैं। क्लियर हुआ क्या? तो क्या मैं अब कह सकता हूं क्या जो रेट है वो माइनस का dA अपॉन dt और dA अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt आया। बोलो ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? सबसे पहले तो कि माइनस का dA अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt। भारती जी ये चीज समझ में आई क्या बेटा? जल्दी बोलो हाँ या ना, फुर्ती से। तो तुम मुझे अब बता दो, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो क्या मैं अब बड़े आराम से इसी चीज को लिख सकता हूं क्या? देखना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी विल इक्वल टू प्लस का dB अपॉन dt विल इक्वल टू dx अपॉन dt। ये लो, तो जो रेट होती है उसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, मेरे लिए बात बराबर है क्या? और इसी चीज को तुम्हें आगे बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ये कैसे आया dx अपॉन dt? क्लियर है बेटा? तो आर इंस्टेंटेनियस और आर एवरेज के ये रिलेशन निकालना अब तुम लोगों को समझ में आ गए। मैं एक दो मैथमेटिकल पोर्शन अब उठाता हूं और मैथमेटिकल पोर्शन को सॉल्व करता हुआ तुम्हें बताता हूं कि किस तरीके से वो चीजें अपॉन में नीचे आती हैं। क्लियर है? मान लो कि मैंने कोई रिएक्शन ले ली, ऐसे ही सिंपल कोई मन से रिएक्शन ले रहा हूं, मान लीजिए कि 2A और इससे मुझे मिल रहा है 3B। बात समझ में आ गई? तो बेटा इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पर मान लिया कि इसका a नॉट मिलता है और इसका 0। अब t इज इक्वल टू t के ऊपर, जब फाइनल में बात कर रहा हूं, ये तो इनिशियल और ये फाइनल, किसी टाइम t के ऊपर ये मुझे मिलता है 80 और ये मुझे मिलता है bt। तो वास्तव में 80 क्या है, a नॉट माइनस एक्स। क्लियर है क्या? और bt क्या है, वास्तव में x, जो पीछे पढ़ के आए हो। अरे भाई a नॉट में से कुछ कम हुआ होगा तभी तो x बना होगा, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब बड़ा ध्यान से तुम देखो, थोड़ा सा तुम इक्विलिब्रियम पढ़ करके आए हो। अगर ये मेरे पास a नॉट है और इसमें से कुछ कमी हुई है तो क्या बेटा वो कमी a नॉट माइनस 2x के बराबर होगी, और ये 3 बन रहा है तो क्या ये 3x के बराबर होगी क्या? क्लियर है क्या? तो बड़ा ध्यान से देखो, अब जो ये x मेरे पास में आया होगा वो 3x आया होगा क्या? हाँ या ना? पहले अगर इतनी चीज समझ में आ गई, अरे यार आयोनिक इक्विलिब्रियम में 2A और मान लो कि 3B लिखते थे तो ये 0, ये A लिया तो ये 0, फिर A माइनस 2x और इसको 3x लिखते थे क्या? याद आया? तो a माइनस 2x जो मेरे पास में है वो एट द टाइम क्या बन गया, a नॉट माइनस का 2x, ये लो 80, और जो मेरे पास में 3x है वो क्या बन गया, bt। मुद्दा क्लियर?
तो वही चीजें मैं काम में ले रहा हूं, कोई अलग से चीज काम में नहीं ले रहा हूं। बोलो बेटा, अब सुनो, हटा दूं इसको, ये लो, ये मैंने तुरंत हटा दिया। अब इस चीज को देखना, यहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं कि रेट ऑफ ए, और रेट ऑफ ए होगी माइनस का 1/2, ये लो, डी ए अपॉन डी टी। बोले सर ये लिख दी मैंने, तो क्लियर है क्या? माइनस का 1/2 कहां से आ गई? अब देखो, ये चीज जो मैं लिखता हूं ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अपॉन में ले आओ। अरे ये आई कहां से? छोड़ो, टाइम इंस्टेंट पर ये चीज है, तो क्या मैं अब इसको, अब आइए सही, ठीक है ना, क्या मैं इसको डी ए अपॉन डी टी इस तरीके से लिख सकता हूं? और इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या बेटा ए टी माइनस ए नॉट अपॉन डी टी, और क्या मैं अब इसको बड़े ध्यान से देखना, ए नॉट माइनस का 2x माइनस का ए नॉट अपॉन टी लिखूंगा क्या? तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हुआ, बाहर साइन माइनस का चल ही रहा है, ये लो, ये बाहर साइन माइनस का चल ही रहा है, तो क्या अब मेरे पास में ये माइनस माइनस प्लस बन करके ये लो बेटा 2dx अपॉन dt आ गया क्या? क्लियर है? ये d तो बाहर है ही, क्लियर है क्या? ये d अपॉन dt पूरा लिख देता हूं, लो, माइनस का d अपॉन dt, और यहां पर लिखूंगा ए टी माइनस ए नॉट। तो क्या मेरे पास में यहां पर ये नेगेटिव साइन, ये लो डी अपॉन डी टी, ठीक है क्या? ये लो डी अपॉन डी टी, डन बेटा। तो ये टी हटा देता हूं मैं यहां से अब। तो बताओ कि ये वैल्यू 2dx अपॉन डी टी आ गया। तो बड़ा ध्यान से देखना, अब रेट ऑफ ए विल इक्वल टू माइनस का डी ए अपॉन डी टी विल इक्वल टू 2dx अपॉन डी टी आ गया। तो बेटा जब ये 2 यहां से हटाओगे और ये इसके नीचे चला जाएगा क्या? तो देखो, रेट ऑफ ए विल इक्वल टू माइनस का 1/2 डी ए अपॉन डी टी विल इक्वल टू dx अपॉन dt। लो बेटा, समझ में आया कैसे लिख देते हैं? क्लियर हुआ क्या? बोलो, कैसे इस चीज को अपन लिख देते हैं? ये क्लियर हुआ क्या कि सर इस चीज को ऐसे कैसे? एट विल इक्वल टू माइनस का 1/2 डी ए डी टी विल इक्वल टू प्लस रेट ऑफ बी विल इक्वल टू प्लस का डीबी अपॉन डी टी। डन बेटा, डीबी अपॉन डी टी। तो क्या अब मैं इसको प्लस डी अपॉन डी टी और इसको 3x माइनस 0 लिख लूं? क्लियर है क्या? तो क्या ये मेरे पास में डायरेक्ट 3dx अपॉन dt आ जाएगा? और जैसे ही मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ b विल इक्वल टू, बड़ा ध्यान से देखना, प्लस का d b अपॉन dt विल इक्वल टू 3dx अपॉन dt। तो ये लो, क्या अब मैं इसको आसानी से ये लिख सकता हूं क्या कि रेट ऑफ बी विल इक्वल टू 1/3 प्लस db अपॉन dt विल इक्वल टू dx अपॉन dt। ये लो बेटा, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है क्या? तो किस तरीके से मैं एवरेज रेट लिख सकता हूं और किस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकता हूं? बोलो बेटा, ये क्लियर हुआ पॉइंट बिल्कुल सारा? हाँ या ना? तो ये जो चीज मैंने लिखी थी यहां पर इंस्टेंटेनियस, आ गई बात समझ में कि किस तरीके से मैंने
ये इंस्टेंटेनियस रेट को लिखी थी। आओ इसी बेस पर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन समझा देता हूं। नेट बार बार डिस्टर्ब हुई, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा लिंक टूट गया हो। ये देखो पहले, ये क्लियर है? चालू ज्योति बेटा, ये क्लियर है क्या? हाँ ना में जवाब तो फटाफट, अपन आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत किल होता है ऐसे, जल्दी बोलो। चलो आगे देखो, अगर ये चीज समझ में आ गई है किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तो एक और लेता हूं मैं, और एक और को अब तुम बड़ी जल्दी से देखना। ये लो, ये एग्जांपल मैं एक और ले रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। क्लियर है बेटा? मान लो कि मैंने 2a + 5b लिया और इससे मैंने रिएक्शन ली, मैंने 6c + 3d बना लिया। ये लो 6c + ये 3d बना लिया। अब मैं रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी वगैरह वगैरह सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो देखना, ये एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि यार ये आखिरकार होता क्यों है, ये अपॉन वगैरह क्या चीजें हैं। डायरेक्ट अपने को फार्मूला लिखना है भी इसके आगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये 1/2 वगैरह वगैरह जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन नीचे लाते हैं उसका रीजन क्या था, डिफरेंशियल। देन जो हम रेट लिख रहे हैं, तो देखो बेटा t = 0 पर मान लो कि ये a है मेरे पास में। क्लियर है क्या बेटा? ये a0, ये b0, तो ये 0 और 0 होंगे, हाँ या ना? तो क्या बेटा, अब मैं t = t पर इसको a0 - का 2x, b0 - का 5x और इसको बेटा 6x और इसको 3x लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना? तो अब अगर मैं डायरेक्ट लिखूं कि रेट ऑफ ए इजिकल टू, तो देखना माइनस का dA/dt एट द टाइम लिख रहा हूं, तो क्या अब माइनस के dA/dt को मैं डायरेक्ट लिख लूं तो a0 - का 2x का a0 और ये d/dt विथ नेगेटिव साइन, a0 से a0 कैंसिल आउट, तो क्या लिखूंगा, माइनस माइनस मिलकर के ये बाहर आकर के हो गया प्लस। ये लो बेटा 2 आगे लगा दूंगा और ये लो dx/dt। क्लियर? और इस 2 को उतार करके मैं यहां अपॉन में ले जाऊं तो देखो रेट ऑफ ए विल इक्वल टू माइनस का 1/2 dA/dt विल इक्वल टू dx/dt। क्लियर? समझ आया? चलो इसी तरीके से ये नंबर 1, ये नंबर 2, अगर मैं रेट ऑफ बी की बात करूं तो माइनस का dp/dt ये आएगा, और इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या मैं माइनस का ये लो d/dt और अंदर क्या लिखूंगा, b0 - का 5x - का b0। ये लो बेटा b0 से b0 कैंसिल आउट, ये बच जाएगा माइनस माइनस मिलकर के 5 dx/dt। ये लो, तो अब जैसे ही मैं इसको लेके आऊंगा तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ बी इजिकल टू, वो 5 नीचे लाया तो माइनस का 1/5 dB/dt विल इक्वल टू dx/dt। लो बेटा मुद्दा क्लियर? इसी तरीके से अब मैं सारी निकाल सकता हूं क्या, तो सारी निकालने की जगह अब अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट यहां ऊपर ही लिख करके दिखा दूं तो बेटर रहेगा ना। समझ में तो आई क्या लॉजिक कि कैसे निकालते हैं? तो देखिए, अगर अब मुझे इस इक्वेशन की रेट लिखनी होती तो रेट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 ये लीजिए dA/dt विल इक्वल टू माइनस का 1/5 dB/dt विल इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखता तो प्लस का 1/6 dC/dt और विल इक्वल टू, आ रही है बात समझ में, 1/3। ठीक है,
डी डी अपॉन डी टी, ये लीजिए, ये लिख दिया, कोई दिक्कत? बेटा समझ आ गया ये किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जाती है? तो क्या अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस तरीके से सभी रिएक्शनों के अंदर ये डीबी, डीटी, डीसी वगैरह वगैरह को आप बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर बनने वाले न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं मैं आता हूं अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से एक आध न्यूमेरिकल को मैं आपको समझाऊं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव मिले तो आप उनको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है बेटा? तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझाता हूं, क्लियर है क्या? ठीक है ना? मैं सीधा सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? आ रही है बात समझ? रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। पहले ये बताओ विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, धुंधला तो नहीं आ रहा ना? और आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या? तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, मैं कहता हूं कि कोई भी रिएक्शन क्लियर है बेटा? रिएक्शन में दे रहा हूं आपको, ये लीजिए x प्लस वाई और यहां से ये 2z, ये 2z। अब क्वेश्चनों को समझना, क्लियर है क्या? कोई रिएक्शन है, मैं ये कह रहा हूं कि डिसअपेरेंस ऑफ x, x के विलुप्त होने की दर, आ रही बात समझ? द रेट ऑफ डिसअपेरेंस, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ x, कोई अभिक्रिया ये दे दी और इस अभिक्रिया में कह रहा हूं कि जो x के विलुप्त होने की जो दर है वो मुझे मिली है 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। यूनिट निकालना सिखा चुका था दर की, आ रही है बात समझ में? कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ x, x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स है। तो बेटा कैलकुलेट, ज्ञात कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं। पहला 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, y के विलुप्त होने की दर, डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ y, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ y, क्लियर है ना? y के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। और नंबर 2 अब मैं तुमसे पूछूंगा, क्लियर है क्या बेटा? अपेरेंस ऑफ z, तो रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ z, z के बनने की दर भी याद कीजिए। रेट या रेट ऑफ डिसअपेरेंस और z के बनने की दर, तो रेट ऑफ अपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ z, z के बनने की दर और y के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। मैं वापस क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको एक अभिक्रिया दी गई है x प्लस वाई और 2z, इसमें मैंने कहा है कि जो x के विलुप्त होने की दर है वो 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स है। तो आप निकालिए क्या, y के विलुप्त होने की दर और z के बनने की दर को आप निकालिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चनों पे देख करके आप इतनी सारी ये पीछे जो मेहनत करके आए हैं वो सारा का सारा सार यहां डालना है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये लीजिए सॉल्यूशन। बेटा जो रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन का आप आराम से पहले रेट लिख लीजिए। तो आप जानते हैं ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। बोले सर एवरेज क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया, मुझे ये कहा ही नहीं है कि इतने टाइम पे निकालो। मेरे को तो एक जनरल रिएक्शन दे दी, अब मैं एवरेज निकालूं
या इंस्टेंटेनियस निकालूं, दोनों में आंसर सेम आता है, कोई गलत नहीं होगा। तो पेपर में अगर वो dx अपॉन dt से सॉल्व कर रहा है तो भी गलत नहीं है, डेल अपॉन डेल टी से कर रहा है तो भी गलत नहीं, क्योंकि हमें कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया है। हम तो ये मान रहे हैं कि अभिक्रिया बस हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम में हो रही होगी, इसलिए मैं एवरेज लिखता हुआ इसको सॉल्व कर रहा हूं। माइनस का डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी विल इक्वल टू, ये लीजिए, प्लस का 1 अपॉन 2 डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी। ये लो बेटा, ये तो हो गई एवरेज की तरह। और मान लो कि मैं अगर ऐसा लिख देता माइनस का डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये रेट इंस्टेंटेनियस होती और ये एवरेज होती। आगे माइनस का डी वाई अपॉन डी टी विल इक्वल टू प्लस का 1/2, ये लो बेटा, डी जेड अपॉन डी टी। तो याद करो, बनने की दर और विलुप्त होने की दर हमेशा बराबर होती है। क्लियर है क्या बेटा? बात क्लियर है? तो देखिए, बिल्कुल भारती जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि सब चीज बराबर रख रहा हूं तो आंसर बराबर ही आएगा। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसके बाद हैवी लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो बड़ा ध्यान से देखो, अब जब ये बराबर है और इसने मुझे इसकी रेट दे दी है, तो क्या मैं अब आपको कह सकता हूं क्या मुझे गिवन है? क्या गिवन है? ये देखो, गिवन है। क्या गिवन है? डेल्टा एक्स, या मैं डायरेक्ट बात कर लूं, डी एक्स अपॉन डी टी की रेट मुझे गिवन है 10⁻³ आया ना? तो क्या अब मैं यहां पर डी वाई अपॉन डी टी को कैलकुलेट करूं, जो कि इसके बराबर है? तो बराबर है तो 10⁻³ ही आंसर आएगा क्या? और यूनिट के साथ में लिख के आना, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये लो पहला आंसर। अब पहले का आंसर ये आ गया और दूसरे का, अब देखो ये भी तो बराबर है, तो आपको तो जेड के बनने की दर निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे? 1/2 डी जेड अपॉन डी टी विल इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। हाँ या ना? अब माइनस प्लस के चक्कर में मत आना, कल को आपको ये माइनस हो तो ऐसे कभी वो माइनस लिख भी देता है और कभी माइनस लिखता भी नहीं है। क्लियर है क्या? तो बड़ा ध्यान से देखो, ये तो फॉर्मूला ये होगा, तो जैसे 2 उधर गया, क्लियर है, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो डी जेड अपॉन डी टी जो निकल करके आएगा वो आएगा 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, और ये लीजिए टाइम इनवर्स आंसर। समझ आ गया? जो कि आपने तीनों ने सही दिया है। क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ क्या ये चीज? छोटा सा क्वेश्चन बनाया और छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ या ना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लिखिएगा, फिर मैं डायरेक्ट उसका आंसर बोर्ड पे लिखूंगा। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखो और मुझे देगा आंसर दो। मैं कहता हूं अभिक्रिया A+2B, क्या कह रहा हूं? कोई रिएक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये लो A+2B और इससे मुझे मिल रहा है 3C। क्लियर है क्या बेटा? के लिए किसी क्षण पर A+2B और उससे 3C के लिए किसी क्षण पर C के बनने की दर, C के बनने की दर, तो मैं कहता हूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, C की मैं दर तुम्हें दे रहा हूं। क्लियर है क्या बेटा? 10⁻², C के बनने की दर दे रहा हूं 10⁻², मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। क्लियर है बेटा? तो उसी क्षण A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। तो उसी क्षण A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। आ रही बात समझ में?
कोई केमिकल रिएक्शन दे दी, कह दिया कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इतना है, तो कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आ रही बात समझ? एट पर्टिकुलर इंस्टेंट्स ऑफ ए एंड बी। जल्दी से आंसर दे दो, देखो क्या आ रहा है। ये सॉल्यूशन, सबसे पहले कुछ नहीं करना, पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दिया, क्षण दे दिया, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस में चलेगा। इसकी इक्वेशन बना लो, तो इक्वेशन क्या होगी? माइनस का डी ए अपॉन डी टी विल इक्वल टू माइनस का 1/2 dB अपॉन dt विल इक्वल टू 1/3 ये लो dc अपॉन dt। अब पूछ क्या रहा है कि भाई आप कैलकुलेट करके बताओ कि उसी क्षण पर b और c के a और b के विलुप्त होने की दर क्या है। क्लियर है क्या? और dc अपॉन dt मुझे कितना दे रहा है? वो ये रहा। तो वास्तव में जो c के विलुप्त होने की दर है वो क्या है? dc अपॉन dt 10 की घात -2 है, तो ये मेरे पास 10 की घात -2। तो सबसे पहले मैं dA अपॉन dt को कैलकुलेट कर लूं, इसके बराबर रख करके 1/3 ये लो dc अपॉन dt। तो लो बेटा ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10 की घात -2 आंसर। पहला तो यहीं खत्म, हाँ या ना? और 1/3 को और सोल्व कर लोगे तुम तो आंसर आ जाएगा 0.33 इंटू 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स, और ये लो टाइम इनवर्स। क्लियर? ये पहला आंसर। अब मैं दूसरा आंसर निकाल दूं कि साहब बी के बनने की दर, तो ये रहा बी, आप लिखो माइनस का 1/2 ये लीजिए dB अपॉन dt विल इक्वल टू 1/3 ये लीजिए साहब dc अपॉन dt। यही तो है, c के बनने की दर दे रखी तो 2 उधर चला गया, तो क्या अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या? dB अपॉन dt विल इक्वल टू ये लो बेटा 2/3 इंटू dc अपॉन dt की वैल्यू दे रखी 10⁻²। क्लियर है क्या? तो 2/3 10⁻², और 2/3 10⁻² को क्या लिखा जा सकता है? 0.66 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। क्लियर है बेटा? बोलो क्वेश्चन समझ आ गया? भारती जी एक लाइन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम खराब नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, फटाफट कुछ नहीं करना, रिएक्शन को जमाना है, पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर को निकाल देना है। बोलो हाँ या ना? एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसा ही, जल्दी बोलो हाँ या ना? एक और क्वेश्चन दे दूं? जल्दी बोलो बेटा। चलो क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। a प्लस 2b ऐसा लिख लो 3a। एक और क्वेश्चन लिखो, चलो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैं कह रहा हूं 3a डन बेटा, 3a से 2b प्लस c में दे रहा हूं, ये लो 2b प्लस c। पहले हिंदी में क्वेश्चन लिख लो, मैं हिंदी में बोल देता हूं अच्छे से। क्वेश्चन लिखो, अभिक्रिया 3a 2b प्लस c, अभिक्रिया 3a 2b प्लस c में a के विलुप्त होने की a के विलुप्त होने का वेग, a के विलुप्त होने का वेग, अब मैं दर नहीं दे रहा हूं, अब मैं वेग दे रहा हूं। अभिक्रिया 3a 2b प्लस c में a के विलुप्त होने का वेग, a के विलुप्त होने का वेग 10 की घात -2, 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो B और C के संदर्भ में, तो B और C के संदर्भ में अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो B और C के संदर्भ में
अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। कर लोगे बेटा? बिल्कुल सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस अरेंज करना है और सीधा लिखना है। ए मैंने दे ही दिया तो बी और सी निकालना है। अब मैं वेग बोलूं चाहे रेट बोलूं, ये तो बात एक ही है ना। कर लोगे? हाँ या ना में जवाब तो जल्दी से। फिर मैं एक वैरायटी का क्वेश्चन और करा देता हूं इसी के ऊपर, तो तीनों चारों वैरायटी के फिर तुम लोगों की समझ में आ जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को प्रभावित करते हैं। जल्दी बोलो बेटा। ये हो जाएगा क्वेश्चन? चलो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग डालो, जो आपको मुझे एट ए टाइम हाथों हाथ करके बताना है। इसको तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं उनमें से मैं एक करा रहा हूं। क्लियर है क्या बेटा? कोई भी रिएक्शन मुझे दे दी 2x गैसियस फेज में, बड़ा ध्यान से समझना, और वो मुझे कहता है कि ये यहां पर 4y गैसियस फेज प्लस का z। आ रही है बात समझ में? है ये कोई रिएक्शन है नंबर 1। क्लियर है बेटा? ये कोई भी रिएक्शन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। क्लियर है बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि 20 सेकंड में y के विलुप्त होने की सांद्रता, विलुप्त होने की सांद्रता ठीक है ना। 20 सेकंड में y के डिसअपेयर होने की जो कंसंट्रेशन है, क्लियर है क्या बेटा? 1 इंटू 10 की घात -2 मोल लीटर बढ़ जाती है। कितनी? 1 इंटू 10 की घात -2 मोल पर लीटर। सांद्रता है इसलिए मोल पर लीटर यूनिट डाल रहा हूं। 20 सेकंड में y के विलुप्त होने की सांद्रता 1 इंटू 10 की घात -2 बढ़ जाती है। बोले क्या बोल रहे हो भाई? तो बनेगा, इसलिए तो मैंने बढ़ जाती है लिखा है। तो x के विलुप्त होने की दर और y के बनने की दर याद कीजिए। तो x के विलुप्त होने की दर और y के बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो x के विलुप्त होने की दर और y के बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो 20 सेकंड में y के विलुप्त होने की सांद्रता इतनी है, तो x के विलुप्त होने की दर और y के बनने की दर याद कीजिए। ठीक है बेटा, बस छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है। ये सांद्रता दे दी, ये वेग दे दिया। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन के अंदर dy अपॉन dt निकालना होगा, क्योंकि 20 सेकंड में y के विलुप्त होने की सांद्रता इतनी बढ़ जाती, तो 1 इंटू 10 की घात -2 अपॉन टाइम, खुद ने कह दिया 20 सेकंड, कह दिया क्या? हाँ या ना? तो 1/20 इंटू 10 की घात -2। क्लियर है क्या बेटा? बोलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की घात -3 कर दू, 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और ले जाऊं तो 5 इंटू 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये लो बेटा, पहले तो ये पढ़ करके मैंने y बना लिया। अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब तो मुझे सिर्फ इसको समझना है। ये पूरा हिंदी में लिख दिया मैंने। तो देखो 1/2 dx अपॉन dt,
विथ नेगेटिव साइन बराबर 1 प्लस का 1/4 dy/dt विल इक्वल टू प्लस का 1 कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लो बेटा dz/dt। तो जब मैंने तुम्हें y दे दिया है तो इसके बराबर इक्वेशन रखते जाओ और अपना आंसर लेते जाओ। बोलो कर लोगे अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो इस इक्वेशन में y तुम्हें मिल गया। क्या पूछ रहा है? y के बनने की दर, तो 1/4 y की वैल्यू डालो आंसर। z के बनने की दर, तो y मैंने दे दिया है, z आराम से आप निकाल सकते हो। बोलो बेटा हो जाएगा, हाँ या ना? ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? बोलो बेटा अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे? भारती जी, शालू जी, बेटा बोलो। नहीं होता है तो इतनी देर में तो मैं कर ही देता। ठीक है, तो x के विलुप्त होने की दर निकालनी है आपको। तो कुछ नहीं करना, 2 को ऊपर लेके जाना है, y की वैल्यू हो रही, हाँ या ना? तो ये लीजिए dx/dt, क्लियर है? dx/dt विथ नेगेटिव साइन, तो कितना हो जाएगा 2/4 इंटू dy/dt की 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये लो, ये पहला आंसर खत्म, डन। इससे ज्यादा तो दिमाग ही नहीं लगाना था अपने को। और दूसरा जो भी मैंने पूछा वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लो बेटा, क्या बोल रहे हो भारती जी? बोलो। ठीक है, चलिए यहां तक अपना इस सेक्शन का एक पोर्शन क्लियर हुआ। अब अपन कल की क्लास में, बेटा आज की क्लास यहीं छोड़ता हूं, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ अब पहुंचे बेटा, अब आना स्टार्ट हुआ है ना? ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, एज इट इज आते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल पे ले जाकर के नहीं, जो ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड है उन दोनों के लेवल में इन क्वेश्चनों को किया है, उससे ज्यादा मैं ऊपर नहीं गया हूं। ठीक है ना? कल अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग। अब ध्यान से सीखना, इस चैप्टर का वास्तव में ओरिजिनल पार्ट तो अब स्टार्ट होगा। फैक्टर अफेक्टिंग की कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन रिएक्शनों को प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आ रही है बेटा बात समझ में? ये अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, और वहीं से ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होता है। आ रही है बात समझ? जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स क्या है, सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। चैप्टर में अब ट्विस्ट आने लगेगा, ये तो बेसिक था, बस मुझे इतना सिखाना था कि ये dx/dt जो होता है वो सबके बराबर होता है। तो बुक्स में जो dx/dt वगैरह से सॉल्व करते हैं टीचर, वो गलत नहीं करते हैं, और जो दूसरी एनसीईआरटी वगैरह किताबों में वो d/dt से सॉल्व करते हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप सीखो। क्लियर है बेटा? चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। और जो नेट के कारण डिस्टर्ब हुआ उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।